नमस्कार दोस्तों, भोर की बात आज की बात अनूप श्रीवास्तव के साथ। मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूपी न्यूज़ 9। और अब से आधे घंटे तक हमारी आपकी बातचीत चलती रहेगी। कुछ खबरें शेयर करूंगा, कुछ विचार शेयर करूंगा आपसे। उम्मीद है कि आप लोग हमसे जुड़ गए हैं और जो जुड़ गए हैं उनको मेरा नमस्कार, जो नहीं जुड़े हैं बाद में जुड़ेंगे उनको भी मेरा नमस्कार, और जो इसे बाद में देखेंगे उनको भी नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़माना जो है वो सोशल मीडिया का है। तो सोशल मीडिया जैसा कि आपको पता ही है, इंटरनेट, डाटा, नेटवर्क। तो सोशल मीडिया के आदी तो हम सभी हैं, बच्चे भी हो गए हैं। आपको पता ही है, दिन भर घर के बच्चे जो है अब बाहर फील्ड में खेलने नहीं जाते, घर में ही जो है मोबाइल पे क्रिकेट और तमाम चीज़ें गेम खेलते रहते हैं। और अगर एवरेज देखा जाए, जो मैं देखता हूं, तो एवरेज बच्चे जो है दिन में 6 से 7 घंटा जो है वो मोबाइल देख रहे हैं। पता नहीं भगवान जाने क्या क्या देखते हैं। तो कर्नाटक हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है। मैंने सोचा कि इसी बात से हमारी आपके सबके ये संबंधित बात है, सबके घर का यही हाल है। तो मैंने सोचा कि इसी पर शुरू करते हैं। तो पहली खबर मैं इसी से शुरू कर रहा हूं कि कर्नाटक हाई कोर्ट का एक डिसीजन क्या कह सकते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो है कल कहा है, एक मामले की सुनवाई करते समय, कि सोशल मीडिया के बच्चे जो है वो आदी हो गए हैं। शराब की तरह इसके लिए भी तय करनी चाहिए उम्र। मतलब जो 18 साल एज है, रिस्ट्रिक्शन है दारू पीने की, कि उसके नीचे के बच्चे को दारू नहीं बेच सकते दुकान से, और वो पी नहीं सकता, हालांकि पीने वाले तो पीते ही हैं। तो उसी तरह से सोशल मीडिया के लिए भी कर देना चाहिए। हाई कोर्ट एक मामला सुन रहा था, मैं सोच रहा हूँ पढ़ के आपको सुना दें। साथ ही साथ हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर, बल्कि इंटरनेट पर भी ऐसी चीज़ें हटा देनी चाहिए जो मन को भ्रष्ट करती हैं या माइंड को पॉल्यूट करती हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि बच्चे सोशल मीडिया के आदी हो गए हैं, इसे प्रतिबंधित कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। अदालत ने कहा कि यह सही होगा कि शराब पीने की कानूनी उम्र की तरह सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए भी उम्र तय कर दी चाहिए। मतलब सेट हो जानी चाहिए कि इससे कम का बच्चा जो है वो सोशल मीडिया नहीं देखेगा। जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस विजय कुमार ए पाटिल की खंडपीठ ने एकल जज के आदेश को चुनौती देने वाली एक्स कॉर्प पूर्व में ट्विटर की अपील पर, ये ट्विटर ने कोई अपील की थी। दरअसल सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कई खातों और ट्वीट्स को ब्लॉक करने के निर्देश दिए थे। ट्विटर ने कुछ आदेशों को चुनौती दी थी। जस्टिस जी नरेंद्र ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाना बहुत ही अच्छा होगा। स्कूल जाने वाले बच्चे अब इसके बहुत आदी हो गए हैं। आबकारी नियमों की तरह सोशल मीडिया के इस्तेमाल की भी आयु सीमा ज़रूरी है। बच्चे 17-18 साल के हो सकते हैं, पर उनमें यह निर्णय लेने की परिपक्वता है कि क्या देश हित में है क्या नहीं। सरकार को आयु सीमा पर विचार करना चाहिए। हमको आपको भी विचार करना चाहिए कि बच्चों को दें कि ना दें मोबाइल। नहीं दें तो वो भी दिक्कत है। दरअसल मोबाइल का चस्का जो लगा वो कोरोना में लगा। कोरोना में जब सब बंद था, स्कूल, कॉलेज, बाज़ार, तो उस दौरान जो है जो पढ़ाई लिखाई या जो भी एक्टिविटीज़ थी वो सब मोबाइल तक सीमित रह गई। और ऐसा नहीं था कि कोरोना के पहले बच्चे मोबाइल नहीं देखते थे, लेकिन उतना नहीं देखते थे, उतने आदी नहीं थे। कोरोना में जो ये लत पड़ी, सारे क्लासेस जो है ऑनलाइन होने लगे। किसी के पास मोबाइल नहीं है तो किसी के पास डाटा नहीं है। तो बच्चे, उस समय तो बच्चों को मोबाइल ख़रीदा नहीं गया, हम लोगों ने ख़रीदा नहीं। अपने मोबाइल जो है हम लोगों ने बच्चों को दिए कि भैया क्लास कर लो, 1 घंटे का क्लास है, 2 घंटे का क्लास है, 3 घंटे का। तो बच्चे वो क्लास के बहाने जो मोबाइल की लत पड़ी, और वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो ये एक बड़ी समस्या है, हमारे घर में भी है, आपके घर में भी है। कैसे इससे निजात मिले, कैसे बच्चों को एक
मतलब रोक तो नहीं लगा सकते, रोक लगा देंगे तो बगावत कर देंगे बच्चे, मुझे तो यही लगता है। लेकिन कम से कम लिमिटेड उसका जो है यूज़ हो, इस पे हमको भी आपको भी विचार करना चाहिए। सरकार तो करे ही करे, हमें आपको भी विचार करना है कि कैसे सख्ती ज़्यादा कर नहीं सकते आज के बच्चे के ऊपर। हम तो अपने माँ बाप से डंडा भी खा लेते थे, बाबूजी हमको पीट भी दिया करते थे, बाबा भी पीट दिया करते थे, लेकिन आज के बच्चों को आप पीट भी नहीं सकते। तो ये है, अब क्या किया जाए, सरकार इस पर कुछ विचार करती है नहीं करती है, या सुप्रीम कोर्ट हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वही तो है स्वतः इस पर कोई निर्णय लेता है नहीं लेता है, तो स्वतः इसका संज्ञान लेता है मतलब। तो देखते हैं क्या होता है। बहरहाल आते हैं अब उस मुद्दे पर जो पिछले 2 दिनों से चर्चा में है। 2 दिनों से क्या, कल जब संसद में पेश हुआ, नए संसद में हमारे सांसद लोग चले गए, सारे लोग कल बैठे थे नए संसद में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंगलवार को पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की ओर जाते सांसद सब पैदल ही गए, फिर इस तरह से बैठे, ये निकला है। और पहले ही दिन जो है इस सदन ने, नए वाले सदन ने इतिहास रच दिया और महिला आरक्षण बिल जो है वो पेश कर दिया गया, वुमेन रिजर्वेशन बिल। हालांकि जब से बिल ये पेश हुआ है तो लोगों को उम्मीद थी कि इसी इलेक्शन में जो है वो लागू हो जाएगा 33% आरक्षण महिलाओं के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें जोड़ दी गई, ऐसा आरोप है कांग्रेस का या जिसका भी हो, विपक्षी दलों का, कि परिसीमन होना ज़रूरी है ये बिल लागू होने के पहले, और जनगणना होनी ज़रूरी है। तो 2021 के बाद जनगणना हुई नहीं है, तो जनगणना पहले होगी। अब 24 का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद 25 में या 26 में जब भी जनगणना हो, या 27 में, उसके बाद परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद ये लागू होगा। इस बिल में ख़ास बात यह है कि इसमें जो है राज्यसभा के लिए नहीं है, केवल लोकसभा के लिए है, मतलब चुने हुए लोकसभा विधानसभा के लिए। तो और 15 साल के लिए है ये। तो खैर 15 साल वाली कोई समस्या है नहीं, क्योंकि जो रिजर्वेशन नौकरी का था, जबकि लागू किया गया था, संशोधन किया गया था संविधान में, तो उस समय 15 साल के लिए ही था, लेकिन वो अभी तक लागू है और ये भी लागू रहेगा। हटाना इसको आसान नहीं है इतना। तो इस तरह से जो इसका फ़ायदा मिलेगा वो 29 के चुनाव में मिलेगा, उसके पहले नहीं। तो बहुत लोग इसको लेके सरकार की आलोचना भी कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि साहब ये हमारा ही बिल था। तो इसमें रिजर्वेशन कोटा के अंदर कोटा भी नहीं दिया गया है, लेकिन जो SC ST की महिलाएं हैं उनके लिए 44 सीटें रहेंगी। 181 सीटें कुल मिलाकर हो जाएंगी महिलाओं के लिए, जिसमें से 44 सीटें जो है वो SC ST के लिए रहेंगी। तो आज ये लोकसभा से पारित होगा और कल राज्यसभा में पारित होगा। तो देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद संसद से पारित होने के बाद कानून की शक्ल लेने से पहले विधेयक को 50% राज्यों की विधानसभाओं से मंजूरी की ज़रूरत होगी। संविधान संशोधन विधेयक होने के कारण अनुच्छेद 368 के तहत ऐसा करना बेहद ज़रूरी है, या यूँ कहें अनिवार्य है। तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, कम से कम आ तो गया। अच्छा देखिए, बिल तो पेश हुआ संसद में, उसके बाद जो कामकाज है वो आज सुबह तक के लिए स्थगित हो गई थी। अब ये जो नया सदन है, इसका नाम जो भी है इसमें दिया हुआ है अमर उजाला में, कि नए भवन में विधायी काम शुरू होने के बाद अब पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला जी ने मंगलवार को सदस्यों से कहा कि अब लोकसभा की कार्रवाई में उपयोग किए जाने वाले सदन, लॉबी और गैलरी जैसे शब्द नई इमारत को संदर्भित करेंगे। अब यही अब भारत का संसद भवन है। जिस इमारत में हम सुबह एकत्र हुए थे, अब उसे
संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। मतलब पुराना वाला संसद जहाँ से ये लोग यहाँ आए हैं तो उसको अब संविधान सदन के नाम से जानेंगे, नया वाला संसद भवन रहेगा। तो ये है खबरें महिला आरक्षण बिल की। और अब आते हैं ये कनाडा। कल मैंने आपको ये चर्चा किया था कि भाई हमारे पवन कुमार जी को जो है, क्या पवन कुमार ही नाम है ना उनका, जिनको हटाया है, उप उच्चायुक्त भारत के पवन कुमार राय को रा का अधिकारी बताते हुए कनाडा ने कहा कि भैया आप कनाडा छोड़ दीजिए। तो उसके लिए मैंने वीडियो में लिखा भी था अपने टाइटल में कि कनाडा को इसका जवाब मिलना चाहिए। और मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने इसका जवाब दे दिया है। क्या जवाब है मैं आपको ज़रा पढ़ के बता देता हूँ। भारत का ट्रूडो को करारा जवाब, कनाडा के राजनयिक को निकाला, दो टूक, खालिस्तानी आतंकी निज्जर पर हत्या पर कनाडाई पीएम के बयान आधारहीन, बेतुके और गलत मंशा से प्रेरित। खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा को करारा जवाब देते हुए भारत ने उसके शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के उस बयान को भी बकवास, आधारहीन और गलत मंशा से प्रेरित बताया जिसमें उन्होंने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ होने का शक जताया है। शक कहाँ जाता है, वो तो सीधा सीधा आरोप लगा रहा है। कनाडा ने भारत के उप उच्चायुक्त पवन कुमार राय को खुफिया एजेंसी रा का अधिकारी बताते हुए देश निष्कासित कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैके को तलब कर बतौर राजनयिक नियुक्त कनाडाई खुफिया एजेंसी CSIS के अधिकारी ओलिवर सिल्वेस्टर को निष्कासित करने की जानकारी दी। ओलिवर सिल्वेस्टर हैं ये कनाडा की जो खुफिया एजेंसी है CSIS, ऐसे कुछ होगा, कनाडियन सीक्रेट इंटेलिजेंस ऐसे कुछ होगा। तो उसके ये अफसर थे, उनको यहाँ से बाहर छुट्टी दे दी। सिल्वेस्टर को 5 दिन में भारत छोड़ना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि फैसला कनाडाई राजनयिकों की तरफ से अंदरूनी मामलों में दखल और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी को देखते हुए लिया गया है। ट्रूडो ने अपनी संसद में कहा था कि कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ होने के संबंधों के आरोपों की जांच कनाडा की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कर रही हैं। तो अब ये जो मामला उठा है तो इसमें हरदीप सिंह निज्जर एक सज्जन हुआ करते थे जिनका जन्म 1977 में जो है वहाँ कहाँ हुआ था, जलंधर में, जलंधर के पैदा हैं ये। और 97 यानी 20 साल के जब ये थे तो ये चले गए कनाडा, वहाँ प्लम्बर का काम करने, पाइप मतलब प्लम्बर जो जानते ही हैं आप, बाथरूम की फिटिंग वगैरह जो सब होता है, पाइप। तो वहाँ पहुंचकर ये क्या किए जनाब, बब्बर खालसा इंटरनेशनल नामक आतंकी गुट से जुड़ गए, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने लगे। इस पर जब प्रतिबंध लग गया, यानी बब्बर खालसा इंटरनेशनल पर जब प्रतिबंध लगा तो इन्होंने अपनी एक फ़ोर्स बना ली, उसका नाम रखा खालिस्तान टाइगर फोर्स, KTF। उसे भी बब्बर खालसा की तर्ज पर ISI पाकिस्तान की जो एजेंसी है वो फंडिंग करती है। और 2020 में खालिस्तान के नाम पर भारत के टुकड़े करने की साजिश पर निज्जर को भारत ने आतंकी घोषित कर कनाडा से उसके प्रत्यर्पण की मांग की थी। एक्सट्राशन ट्रीटी होती है, पता नहीं के साथ है कि नहीं है। लेकिन 18 जून की शाम निज्जर की हत्या हो गई थी। तो इस पे जो है हत्या पे भारत का ये कहना है कि वो आपसी रंजिश में उनकी लड़ाई थी, उन पे मारे गए। उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कनाडा का ये कहना है, ट्रूडो का कहना है। ट्रूडो नाराज थे, आए थे 2 दिन यहाँ भारत में, इनका स्वागत सत्कार जरा कुछ इनको लगा कि हमारा ठीक से नहीं हुआ है, उसकी वजह से भी हो सकता है हुआ हो। लेकिन ट्रूडो को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी आधी इकनॉमी जो है वो हमारे भारत की वजह से चलती है, पंजाबियों की वजह से। और यही वजह है कि वो इस तरह की गतिविधियों को लगातार प्रोत्साहित करते रहते हैं। मैं तो ये शब्द इस्तेमाल करूँगा, मतलब कुछ भी नहीं कहते हैं वहाँ पे, कुछ भी वो लोग करें। अब हरदीप निज्जर जो है भारत कनाडा के रिश्तों में खटास का कारण बन गया है। हरदीप सिंह निज्जर कुख्यात आतंकी था। NI ने उसकी गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। खुद को सिखों का नेता बताने वाला निज्जर जनमत संग्रह के नाम पर भारत के
टुकड़े करने की पाकिस्तानी साजिश का चेहरा हुआ करता था। कहता था कि भैया वो करो। एक जनमत संग्रह शायद इंग्लैंड में करवाया भी इसने करवाया, किसी और ने करवाया। तो ये है खालिस्तानी संघर्ष के नाम पर दो देशों के रिश्ते ख़राब हो गए अच्छे खासे। चलिए वहाँ से आते हैं, कनाडा से आते हैं कश्मीर। कश्मीर में जो ऑपरेशन चल रहा था इसका हमारे सुरक्षा बलों का, तो अनंतनाग में तो घेर लिया था हमारे सुरक्षा बलों ने उस पूरी पहाड़ी को, जहाँ से मुठभेड़ में हमारे कर्नल मेजर और डीएसपी जेके पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट, कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोचक, इनको ये शहीद हो गए थे। तो इनकी शहादत का बदला लेने के लिए जो है सुरक्षा बलों ने उस पहाड़ी को घेर लिया था और दो तो पहले मारे गए थे, उनकी लाश मिली थी, और 2 आतंकी और मारे गए। सुरक्षा बलों ने अनंतनाग में करीब 146 घंटे तक चली मुठभेड़ में सैन्य अफसरों के बलिदान का बदला लेते हुए लश्कर सरगना उज़ैर खान और एक आतंकी को ढेर कर दिया। इसके साथ कोकरनाग स्थित गडूल के जंगलों में, गडूल का जंगल है वहाँ, 7 दिन से चल रही मुठभेड़ मंगलवार को ख़त्म हो गई। 10 लाख रुपए के इनामी उज़ैर का शव बरामद कर लिया गया। उसके पास से भारी संख्या में हथियार मिले हैं। वहीं दूसरे आतंकी की शुरुआत शिनाख्त नहीं हुई है। कश्मीर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने बताया कि आतंकी एक गुफा में ठिकाना बनाए हुए थे। 13 सितंबर को जब सेना और पुलिस की टीम उनकी ओर बढ़ रही थी तभी आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोचक, डीएसपी हुमायूं भट्ट और जवान प्रदीप बलिदान हो गए थे। तो ये हुआ भैया। कश्मीर से चलते हैं मणिपुर। मणिपुर में क्या हो रहा है आपको पता ही है। तो मणिपुर में 5 लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में इम्फाल घाटी में जिलों में बुलाए गए 48 घंटे के बंद के दौरान मंगलवार को सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। बंद के मद्देनज़र मंगलवार और बुधवार को होने वाली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मणिपुर की 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा के सभी विषयों की पूरक परीक्षाएं रद्द कर दी गई। इन परीक्षाओं की परीक्षा तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी। अधिकारियों के मुताबिक बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। मंगलवार सुबह सड़कों पर कुछ ही वाहन चले। तो मणिपुर में भी पता नहीं कब शांति आएगी, भगवान जाने। चलिए मणिपुर से आते हैं मंगल की तरफ, मंगल नहीं सूर्य की तरफ। तो भैया हमारा आदित्य L1 सूर्य की तरफ जा रहा है, आपको तो पता ही है। तो इसमें जो है एक बड़ी सफलता मिली है कि हमारा आदित्य L1 जो है सूर्य मिशन के लिए जो जा रहा है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी सेंटर से बाहर निकल गया है, पृथ्वी के बंधन से मुक्त हो गया है और अब सूर्य देव की तरफ अग्रसर हो चला है। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 मंगलवार रात पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलकर सूर्य की ओर आगे बढ़ गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पहले से निर्धारित योजना के तहत करीब 2 बजे ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट 1 इंसर्शन TL1I सफलतापूर्वक पूरा किया। आदित्य मिशन का मार्ग 5वीं बार बदला गया। इसरो ने बताया कि अब ये 5वां अर्थ बाउंड मनूवर सफल रहा है। अंतरिक्ष यान आदित्य L1 अब सूर्य की ओर प्रक्षेप पथ पर आगे बढ़ रहा है। इसे क्रूज का फेज कहा गया है जो 110 दिन चलेगा। इसके बाद मनूवर के जरिए आदित्य को सूर्य और पृथ्वी के बीच बने L1 बिंदु पर निर्धारित कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा। सूर्य हमसे करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। बाप रे बाप, 15 करोड़ किलोमीटर, और तब इतनी गर्मी। देखिए पसीना छूट रहा है, सुबह का टाइम है, 8:30 बज रहा होगा। बारे सूर्य भगवान, इतना हमको भी नहीं पता था कि 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। साइंस थोड़ा मेरा कमज़ोर है। तो चलिए साइंस पे आते हैं। तो एक परीक्षा की बात कर लें। जेई मेन जो है वो जनवरी में होगी और मई में होगी नीट की परीक्षा। जो पढ़ने वाले लिखने वाले बच्चे हैं और जो अभिभावक हैं उनके लिए खबर है। खबर उनको मिल गई होगी, नहीं मिली होगी तो मैं पढ़ के आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ कि जेई मेन जनवरी में होगी। जेई मतलब इंजीनियरिंग की जो परीक्षा होती है IIT वगैरह की, और नीट जो मेडिकल के लिए होता है MBBS के लिए, वो मई में होगी।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इंजीनियरिंग, मेडिकल और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ अन्य व्यावसायिक कोर्स में दाखिले के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा कर दी है। अभी सितंबर ही चल रहा है, लेकिन अगले साल के सब घोषित हो गया। इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए जेई मेन जनवरी और मेडिकल में दाखिले के लिए नीट मई में होगी। अनुमान है कि इन परीक्षाओं के लिए करीब 45 लाख परीक्षार्थी रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करा सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी ने बताया कि पहले तारीखें घोषित होने से विद्यार्थियों के पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय होगा। सभी बोर्ड भी इसके हिसाब से अपनी परीक्षाओं की तिथियां तय कर लेंगे, क्योंकि जो बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं उनका एम ही होता है जेई और नीट, क्लैट, यही सब तो देते हैं। इन परीक्षाओं में पंजीकरण के तारीखों की घोषणा तारीख होना हो गया, लेकिन वो हो गई हैं, मतलब इस महीने में होंगी। जेई मेन जो है 1 से 15 अप्रैल के बीच दूसरा सत्र, जेई मेन का पहला सत्र 24 जनवरी से 1 फरवरी के बीच, दूसरा सत्र 1 से 15 अप्रैल तक होगा। जेई मेन 2024 की मेरिट दोनों सत्रों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ स्कोर की परीक्षा तीसरे सप्ताह में की जाएगी अप्रैल के, माने अप्रैल में जेई की परीक्षा समाप्त, उसके बाद मई में रिजल्ट घोषित। नीट की परीक्षा मई में डिक्लेयर हो जाएगी और जून में उसका रिजल्ट आ जाएगा। मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा के लिए राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा नीट 2024 का आयोजन 5 मई को होगा। तारीख याद कर लीजिए, 5 मई को नीट का एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम। और जून के दूसरे सप्ताह में जो है परीक्षा परिणाम, मतलब 15 जून तक उसके रिजल्ट आ जाएंगे। जुलाई से एडमिशन चालू हो जाएगा। अब CUET UG, अब ये जो हो गया है ना कि सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में और जो वो हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसमें जो है ग्रेजुएशन के कोर्सेज में, मतलब BA BSc BCom सिंपल भाषा में कहें तो एडमिशन के लिए कॉमन इंट्रेंस टेस्ट हो गया है। CUET उसका हो गया है टेस्ट, इसका नाम का परीक्षा का नाम हो गया है प्रवेश परीक्षा का CUET। तो जो CUET परीक्षा है वो 15 मई से 31 मई के बीच में होगी। और परास्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएट जो कोर्सेज हैं उनके लिए परीक्षा 11 से 28 मार्च के बीच में होगी, ये पहले हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। UGC नेट की जो परीक्षा है उसका 10 जून से 21 जून के बीच में होगा। नेट की परीक्षा जो क्वालिफाई करते हैं नेट, वो प्रोफेसर की पढ़ाई के लिए, लेक्चरर की, तो वो परीक्षा है। तो ये परीक्षा एजेंसी जो है NTA ने जो है तो ये परीक्षाएं घोषित कर दी हैं। आप तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। और सभी तैयारी करने वालों को UP News 9 की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कोशिश में बिल्कुल ढिलाई ना करिएगा, मेहनत लगातार करिएगा। मेहनत से ही जो है कुछ भी हासिल हो सकता है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, सब लोग कहते हैं, जो सफल लोग हैं वो भी कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत और कड़ी मेहनत ही आपको जीवन में सफल बना सकती है। YouTube और सोशल मीडिया पर जो ये लोग दिखाते हैं कि ये कर लीजिए तो आपको ये मिल जाएगा, ये कर लीजिए तो आप इतना पैसा कमा लेंगे, ये कर लीजिए तो आप ये बन जाइएगा, सब बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं तो करके देख लिया, अपना चैनल शुरू किया तो बहुत वीडियो देखा, बहुत लोगों से पूछा, सब ज्ञानी बनते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन एक्चुअल ज्ञान कोई नहीं देता है। एक्चुअल ज्ञान आपको आपका अपना अनुभव देता है, आपकी अपनी मेहनत देती है, आपकी लगातार सीखने की प्रक्रिया देती है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जहाँ से जिससे जो भी मिले, छोटा हो बड़ा हो, तो किसी से भी कुछ भी सीखने को मिले तो उससे सीखिए और मेहनत में कमी मत करिए। मेहनत लगातार करते रहिए। और अगर आप खुदा न खास्ता असफल भी हो जाते हैं, कोई बात नहीं, फिर दोबारा कोशिश करिए। अपनी असफलता से, अपनी गलती से सीखिए कि हमने कहाँ गलती की, उसको सुधारिए, फिर मेहनत करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। देखिए, 1 साल से मैं अपने चैनल पे मेहनत कर रहा हूँ और एक बार तो ऐसा लगा कि मैंने गलत लाइन पकड़ ली, मैं गलत जगह आ गया, मुझे नहीं आना चाहिए था इसमें, मुझे इसकी ABCD नहीं पता थी। लेकिन मैं मेहनत करता गया, मैं वीडियो डालता गया, बनाता गया, सीखता गया। तमाम ऐसे गुरुओं के वीडियो देखा मैंने YouTube और उस पर फेसबुक पे, और उस पर उसमें से कुछ सीखा, कुछ छोड़ा, करते 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 अब जाके देखिए पिछले 1 डेढ़ महीने से मेरा चैनल जो है हिट हो गया है। आप लोगों का प्यार मिलने लगा है
हाँ, 15,000 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर पहुंचने लगे हैं। लेकिन इतना सफ़र पहुंचने में मैं थोड़ा लेट पहुंचा, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। जिसने जो कहा वैसे करने की कोशिश की। 4-5 महीने तो मेरे 6 महीने तो इसी में निकल गए। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि नहीं, जिसमें आपको काम करना है, जो आपको जो भी करना है, उस विषय की जानकारी आपको होनी चाहिए। अधूरी जानकारी या जानकारी नहीं होना आपको सिवाय असफलता के और कुछ नहीं देगा, क्योंकि बाकी लोग सिर्फ आपको मूर्ख बनाएंगे, आपसे पैसे ऐंठेंगे, लेकिन आपको आपकी सफलता की गारंटी नहीं ले सकते। वो आपकी सफलता की गारंटी आपके हाथ में है, आपकी मेहनत के ऊपर है। तो देखा, आखिरकार मुझे मेरी मेहनत का फल मिला। आप लोगों का प्यार मुझे मिलने लगा, मेरा चैनल धीरे धीरे अब बढ़ने लगा है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा एग्जाम्पल है। अगर मुझे आप देख रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि किसी के भुलावे में न आइए, किसी के बहकावे में न आइए, सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत कराइए। जो लोग आपको कहें कि हम आपको डॉक्टर बना देंगे, जो लोग आपको कहें कि साहब हम आपको इंजीनियर बना देंगे, वो सब बेवकूफ़ बनाते हैं, सब पैसे कमाने का तरीका है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। ठीक है, उसमें से कुछ बहुत सारे ऐसे हैं, इंस्टीट्यूट हो सकते हैं या प्रोफेसर हो सकते हैं जो ज्ञानी हैं, तो उनसे ज्ञान ले लीजिए थोड़ा सा। लेकिन असली मेहनत, असली सफलता की कुंजी आपके अपने हाथों में है। तो बस इतना ही। अपना प्यार बनाए रखिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मुझे पिछले 1 महीने में 2.2 मिलियन यानी 2 करोड़ 20 लाख लोगों ने देखा 2 महीने में। लेकिन इसमें से 10% लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया। अगर कर लिए होते तो सोचिए मेरे फॉलोअर्स या मेरे सब्सक्राइबर्स कितने हो गए होते। तो ऐसा ना करिए, कम से कम वीडियो देखिए तो उसे लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।